कक्षा 9 हिंदी दो बैलों की कथा। इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने का काम करेगा। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही आसान भी रहेंगे, आपको याद करने में बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको फोटो के साथ भी समझाया जाएगा ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसान होगा। ठीक ना। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है कि दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। ठीक ना। तो दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इस पाठ में वर्णित दोनों बैल के नाम क्या है। इस पाठ में जो दो बैलों की कथा, पाठ का ही नाम है दो बैलों की कथा, तो इस कथा में जो दो बैल आए हैं उनका नाम क्या है? हीरा और मोती, सोना और चांदी, मोहन और सोहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को जानते हैं कि इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम क्या है? हीरा और मोती। क्या नाम है? हीरा और मोती। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीरा और मोती। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा गया है। ठीक ना। तो जितने भी जानवर हैं उसमें से सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे माना गया है? तो गधे को माना गया है। किसको माना गया है? गधा को। ठीक ना। गाय, बैल, बकरी, इनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे माना गया है? गधा को माना गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गधा। ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका आता है कि किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना अगर हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या उसे शेर कहते हैं, भालू कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या गधा कहते हैं, बैल कहते हैं, बकरी कहते हैं, या फिर शेर कहते हैं? तो हम लोग जब भी किसी को अगर जैसे पहले दर्जे का बेवकूफ अगर हम लोग को कहना रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक नंबर का तुम गधा हो। क्या कहते हैं? एक नंबर के गधे हो। यानी कि अगर किसी आदमी को पहले दर्जे का अगर हमें बेवकूफ करना है तो उसे हम क्या कह के संबोधित करते हैं? गधा शब्द से संबोधित करते हैं। गधा शब्द उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा। ठीक ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इस पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है। अभी हम लोग बात की कि इस पाठ में दो जो बैल का प्रयोग हुआ, दो बैल का नाम जो आया है उनका नाम क्या है? हीरा और मोती है। तो ये जो हीरा और मोती है, हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या है? क्या है? क्या गया है, झूरी है, मुंशी है, या फिर कांजी हंस का मालिक है? तो इस पाठ में जो दो गाय का प्रयोग हुआ है उन दोनों गाय के मालिक का नाम क्या है? झूरी है। क्या नाम है? झूरी है। ठीक ना। क्या नाम है? झूरी है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो गोई शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे जो गोई नामक शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका आखिर क्या तात्पर्य है? क्या गोई शब्द का मतलब उदासी होता है, अलगाव होता है, जोड़ी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोई शब्द का यहाँ पे प्रयोग किसके लिए हुआ है? जोड़ी शब्द। यहाँ पे हीरा और मोती दोनों बैल की जोड़ी के लिए यहाँ पे क्या शब्द, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? गोई शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे गधे का छोटा भाई का प्रयोग जब दोनों बैल को कांजी हाउस में जब कैद करके रखा गया था तो उस समय इस शब्द का प्रयोग हुआ था कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? क्या घोड़े को कहा गया है, गधा को, शेर को, या फिर बैल को? तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? बैल को। क्यों कहा गया है? तो जिस प्रकार से गधा बिना कुछ सोचे समझे अपने मालिक का कहे अनुसार काम करते रहता है उसी प्रकार से कौन करता है? बैल भी करता है। ठीक ना। तो इसलिए गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? बैल को कहा गया है। ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ठीक ना। किस देश के बारे में ऐसा कहा गया है? अमेरिका के बारे में, अफ्रीका के बारे में, भारत के बारे में, या फिर जापान के बारे में? तो किस देश के बारे में ऐसा कहा गया है? तो
जापान के बारे में, ठीक ना। किस देश के बारे में ये कहा गया है कि एक ही विजय ने संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? जापान देश के बारे में, ठीक ना। जापान के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि झूरी ने बैलों को कहाँ भेज दिया? जब झूरी, देखिए झूरी का जो बैल था हीरा और मोती, तो उसे कौन लेने के लिए आया था? वो किसके साथ उस लोगों को भेज दिया? क्या अपने चाचा के घर उसे भेज दिया, या फिर अपने मामा के घर भेज दिया, या अपने फूफा के घर, या फिर अपने ससुराल भेज दिया? तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? तो अपने ससुराल भेज दिया, ठीक ना। कहाँ भेज दिया? अपने ससुराल। क्यों? कौन लेके उन लोगों को गया था? तो गया उन लोगों को अपने साथ लेकर के गया था, ठीक ना। झूरी का साला का नाम क्या था? गया था, ठीक ना। झूरी का साला का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि झूरी के साले का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था? गया था। और वही क्या किया था? ये दोनों बैल को अपने साथ लेकर के गया था। देखिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि कौन ज्यादा सहनशील था, ठीक ना। हीरा और मोती दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सहनशील था? क्या हीरा था, मोती था? हीरा और मोती दोनों ही थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हीरा और मोती दोनों ही क्या थे? सहनशील थे। हीरा भी था और मोती भी था। हाँ, समय समय पर दोनों गुस्सा भी करते थे, लेकिन दोनों यहाँ पे सहनशील दिखाया गया है। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि झूरी के बैल कैसे थे? ये जो झूरी थे उसके बैल कैसे थे, स्वभाव से कैसे थे? क्या वे लोग दोनों दिखने में सुंदर थे, या फिर काम में चौकस, मतलब काम में वो लोग मेहनती थे, या ढील में ऊंचे थे, या फिर उपरोक्त सभी थे? तो ये जो झूरी के दोनों बैल थे, हीरा और मोती, ये दोनों बैल देखने में सुंदर थे ही, साथ ही साथ काम में भी चौकस थे, और वो ऊंचे, मतलब लंबे चौड़े ऊंचे थे। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक ना। क्या हो जाएगा बाबू? इसका जवाब उपरोक्त सभी। चलिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि बैलों को रोटी किसने खिलाई थी, ठीक ना। जो बैल जो भूखे थे, उन दोनों बैलों को रोटी किसने खिलाई? क्या झूरी की पत्नी खिलाई थी, झूरी, या फिर भैरव की बेटी, या फिर गया? तो बैलों को रोटी किसने खिलाया था? तो भैरव की बेटी ने दोनों गायों को देखा कि हीरा और मोती सुबह से कुछ खाया नहीं है, दिन भर काम किया, और उसके सामने सिर्फ सूखा भूसा डाल दिया गया है, तब जाके वो तरस खा के और वो एक टुकड़ा रोटी खिलाती है। कौन खिलाती है? भैरव की बेटी। चलिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद किया? दोनों बैल को भागने में मदद कौन किया था? झूरी की बेटी, झूरी की पत्नी, गया की पत्नी, या फिर भैरव की बेटी? तो दोनों बैलों को भागने में कौन मदद किया था? भैरव की बेटी। वो क्या की थी कि रात के अंधेरे में दोनों बैलों की गांठ खोल देती, ठीक ना। दोनों बैलों को जो बांध के रखा गया था उसकी गांठ खोल देती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? भैरव की बेटी हो जाएगा। चलिए, आप लोग एक काम कीजिए कि कॉपी ले लीजिए, और जो भी प्रश्न देखिएगा उसका ABCD आप अपने साथ मारते जाइए, ताकि आपको ही पता चलेगा कि आप इनमें से कितने सवाल के जवाब दे पाते हैं, ताकि आपको अपने पढ़ाई के बारे में भी पता चलेगा कि आप जैसे प्रश्न देखें, आप कॉपी में भी आप ABCD लिखते जाइए, ताकि आप पता चलेगा कि आप कितने सवाल के जवाब जानते हैं। या फिर आप कमेंट्स के माध्यम से भी पहले आप बोलते जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप सवाल के जवाब सही दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या था, ठीक ना। कहाँ पर था, कि इनको उसे क्या कहलाता था? जो जहाँ पे लावारिस पशुओं को रखा जाता था वो क्या कहलाता था? कांजी हाउस, चिड़ियाघर, कांजी हाउस, या फिर हाउस काजी? तो क्या कहा जाता था? जहाँ पे लावारिस पशुओं को ला करके रखा जाता था उसे हम क्या कहते थे? कांजी हाउस कहते थे। क्या कहते थे? कांजी हाउस कहते थे, ठीक ना। चलिए, फिर अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल कि उछाह का पर्यायवाची क्या है? प्रश्न क्या है? उछाह का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्सव, आनंद। उत्सव और आनंद दोनों, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्सव और आनंद दोनों। उत्साह का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्सव और आनंद दोनों। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप परीक्षा में लिखने जाइएगा तो जहाँ पर भी इस तरह का ऑप्शन दिखेगा ए और बी दोनों, तो अधिकतर केसेस में मतलब 99% संभावना रहता है कि वो इस प्रकार से जो ऑप्शन दिया रहेगा वही ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगर हम नहीं जान रहे तो इस तरह से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। चलिए, फिर आपका अगला सवाल है कि गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है। गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है कौन से? बैसाख के महीने में, चैत के महीने में, सावन महीने में, या फिर अन्य कोई। तो गधा एकाध बार कुलेल कब कर लेता है? चैत के महीने में, ठीक ना। कौन से महीने में गधा कुलेल कर लेता है? चैत के महीने में। चलिए, फिर आपका अगला सवाल है कि कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसे बेचा गया? ठीक ना, कांजी हाउस से हीरा और मोती को बेचा गया था। किसे बेचा गया था? गया को, दढ़ियल को, चौधरी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हीरा और मोती को कांजी हाउस से किसके हाथों में बेचा गया था? तो इस दढ़ियल के हाथों, ठीक ना। किसके हाथों बेचा गया था? दढ़ियल के हाथों में उन्हें बेच दिया गया था। चलिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि किस कारण से हीरा और मोती ने नाक की ओर देखा तक नहीं? ठीक ना, ऐसा क्या कारण हो गया था कि हीरा और मोती खाने के लिए नाक की तरफ देख भी नहीं रहे थे? क्या उन्हें डर लग रहा था, या फिर वो दोनों गुस्सा में थे, या फिर कोई बीमारी उन्हें हो गया था, या फिर अपमान के कारण वो लोग नाक की तरफ नहीं देख रहे थे? क्या कारण हो गया था कि वो दोनों नाक की तरफ नहीं देख रहे थे? तो किस कारण से वो लोग नहीं देख रहे थे? तो गुस्से के कारण वो लोग नाक की तरफ नहीं देख रहे थे, ठीक ना। नहीं, ये जवाब नहीं, ये हो जाएगा अपमान के कारण। वो दोनों के साथ क्या किया गया था? अपमान हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपमान के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? ठीक ना, कि औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? हीरा का, मोती का, गया का, या फिर झूरी का? तो आप लोग पढ़े कि औरत पर सींग चलाना मना है, ये कौन कहता है? हीरा कहता है। किससे कहता है? मोती से कहता है। जब गया की पत्नी को मारने के लिए जब मोती चाह रहा था तो उस समय हीरा कहता है कि औरतों पर सींग चलाना मना है, ठीक ना। ये कथन कौन कहा था? हीरा कहा था। किसके लिए? मोती के लिए। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि गया ने बैलों को किससे बांध करके रखा था? प्रश्न क्या है बच्चों कि गया ने बैलों को किस चीज से बांध करके रखा था? क्या जंजीरों से बांध के रखा था, पतली रस्सियों से, सुतली रस्सियों से, या फिर मोटी रस्सियों से? तो प्यारे बच्चों, किससे बांध करके रखा था? मोटी मोटी रस्सियों से। किसे बांध करके रखा था? हीरा और मोती दोनों बैलों को बांध के रखा था, ठीक ना। चलिए, फिर हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न का बच्चों कि हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? हीरा और मोती दोनों बैलों में कौन कौन से गुण थे? क्या वे दोनों सच्चे मित्र थे, या दोनों परोपकारी थे, स्वामी भक्त थे, या फिर उपरोक्त सभी थे? तो वो दोनों में ये सभी गुण थे। वे दोनों सच्चे मित्र भी थे और दोनों के दोनों परोपकारी, मतलब परोपकारी मतलब हो गया दूसरों पर उपकार करने वाले। तो वे दोनों परोपकारी भी थे, स्वामी भक्त भी थे। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी? ठीक ना, गधे के किन गुणों के कारण उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी? क्या वे लोग त्याग करते थे, सीधापन, सहन शक्ति, सीधापन और सहन शक्ति दोनों? तो किन कारणों से उनके क्या क्या गुण थे जिसके कारण ऋषि मुनियों ने उन्हें यह उपाधि दी थी? तो वे क्या थे? गधे जो है वो सीधापन और सहन शक्ति दोनों चीज उनके पास है, इसके लिए, ठीक ना। चलिए, फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि दो बैलों की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? प्रश्न क्या है बच्चों कि दो बैलों की कथा से हमें
क्या सीख मिलती है? क्या शत्रु को समझना चाहिए या फिर मालिक की सेवा करना चाहिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर अत्याचार को सहते रहना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, जिस प्रकार से हीरा और मोती दोनों अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। ठीक ना, कान्जी हो उसका दीवार तोड़ के और वो लोग भाग गए। तो इसी प्रकार से आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि पाठ के अनुसार गधे का गुण क्या है? ठीक ना, इस पाठ के अनुसार गधे में क्या क्या गुण हमें दिखाई देते हैं? क्या वे लोग मेहनती होते हैं, सीधापन होता है या फिर चालाकी या फिर अध्ययन करने की क्षमता होती है? तो प्यारे बच्चों कि गधे में क्या क्या गुण होता है? तो उनमें सीधापन पाया जाता है, वो सीधा होते हैं। ठीक ना, जो भी मालिक उसको आज्ञा दिया वही काम वो करेगा, उसके अलावा और वो कुछ सोचेगा भी नहीं, वो अपने से कोई भी दिमाग लगाएगा नहीं। तो उसमें क्या है प्यारे बच्चों? सीधापन होता है। ठीक ना, चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता का प्रमाण क्या है? प्रश्न क्या पूछा है कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता का प्रमाण क्या है? क्या वे दोनों एक दूसरे का भार संभालते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं या फिर संकट में साथ नहीं छोड़ते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें ये सभी गुण हीरा और मोती दोनों में देखने को मिलता है कि वे एक दूसरे का भार भी संभालते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं और संकट के समय दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो उनमें ये सभी गुण देखने को मिलता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, वाक्य का कौन सा भेद है? ठीक है, वाक्य का कौन सा भेद है? क्या ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किस प्रकार का वाक्य है प्यारे बच्चों? तो यह मिश्र वाक्य है। ठीक ना, देखो क्या क्या बोला है कि दीवार का गिरना था, एक वाक्य यहाँ से हो गया। ठीक ना, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ठीक ना, तो यहाँ पे दो वाक्य क्या हुआ है? मिला हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? यह मिश्र वाक्य है। ठीक ना, ये क्या वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि गधे के चेहरे पर कौन सा भाव छाया रहता है? क्या क्या प्रश्न है कि गधे के चेहरे पर कौन सा भाव छाया रहता है? क्या उसके अंदर क्रोध का भाव रहता है, अस्थाई विषाद रहता है, ईर्ष्या का भाव रहता है या फिर असंतोष का भाव रहता है? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्थाई विषाद रहता है, मतलब उसके पास उसका सोचने समझने का चेतना उसके अंदर नहीं रहती। ठीक ना, वो सोच नहीं पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा गया है कि सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सद, संत, सच या फिर सत्य? तो सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सद। ठीक ना, गुण में क्या जोड़ा गया है? सद जोड़ा गया है। देखिए उपसर्ग मतलब जो शब्द किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है और उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पे गुण शब्द में क्या जोड़ा गया है? सद जोड़ा गया है। तो दोनों मिलके क्या हुआ? सद्गुण हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, चलिए फिर आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करता है? ठीक ना, प्रश्न क्या है कि दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करता है? क्या पानीपत की लड़ाई की ओर संकेत करता है या फिर प्रथम विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? ये किस ओर संकेत करता है? तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करता है। ठीक ना, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर से? क्योंकि उस समय जिस समय ये कहानी लिखा गया था दो बैलों की कथा, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो यह कथा किस ओर संकेत करता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ? ठीक ना, प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ? 1936 ईस्वी में, 1926 में, 1940 में या फिर 1924 ईस्वी में? प्यारे बच्चों कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1936
1936 ईस्वी में, ठीक ना। और इनका अंतिम उपन्यास जो है वो कौन सा उपन्यास है? गोदान है, ठीक ना। ये लिखे उसके बाद वो उनका निधन हो गया, ठीक ना। आप लोग जब बड़े हो जाइएगा तो एक बार जरूर उनका लिखा हुआ ये गोदान पुस्तक आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद ने नहीं लिखा था? दोहा कोश, गोदान, गबन या फिर कर्मभूमि। तो प्रेमचंद ने इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखी थी? तो देखिए, उसने गोदान भी लिखा था, गबन भी लिखा था, कर्मभूमि भी लिखा था, उन्होंने दोहा कोश नहीं लिखा। इसलिए अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोहा कोश हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी के पास लम्ही गांव में या फिर आगरा के पास फतेहपुर में? तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी के पास लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। किसका? प्रेमचंद का, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे? प्रश्न क्या है कि बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है? ठीक ना, यह कथन किसका है? कांजी हाउस के कर्मचारियों का, मोती का, गया का या फिर हीरा का? तो यह कथन किसका है प्यारे बच्चों? यह कथन हीरा का है, ठीक ना। क्या कहता है कि अगर हम लोग बैल का जन्म लिए हैं तो मरने से हम लोग कहाँ तक बचेंगे, ये कथन हीरा कहता है। लेकिन मोती इसको नहीं मानता है और मोती संघर्ष करता है और दीवार में सींग मार मार के दीवार को गिरा देता है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रश्न क्या है कि बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या है? बैल का भाई, साढ़, मूर्ख व्यक्ति, कोल्हू का बैल। तो बछिया के ताऊ का मुहावरे का मतलब क्या है? मूर्ख व्यक्ति। क्या है बाबू? मूर्ख व्यक्ति है। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी थी? ठीक ना, झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर क्या कह रही थी? क्या उन्हें नमक हराम कहती थी, मूर्ख कहती थी, आलसी कहती थी या फिर बेकार कह रही थी? तो झूरी की पत्नी दोनों बैलों को नमक हराम कहती रही थी, ठीक ना। क्या कह रही थी? नमक हराम कह रही थी। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे। दोनों बैल आपस में सींग मिला रहे थे तो वो किन कारणों से? क्या वे दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे? जब दोनों को भूख लगता था तब दोनों सींग मिलाते, या फिर दोनों एक दूसरे से प्रेम था, दोनों एक दूसरे से स्नेह करते थे, प्रेम से दोनों सींग मिलाते थे, या फिर क्रोध के कारण लड़ाई करने के लिए दोनों सींग मिलाते थे? तो यहाँ पे हीरा और मोती दोनों सींग मिलाते थे क्योंकि दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह था, प्रेम था, इसलिए दोनों एक दूसरे से सींग मिलाते रहते थे, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? ठीक ना, इस पाठ के अनुसार हमें सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? क्या बुरे समय में, अच्छे समय में, हर समय में या किसी भी समय पर नहीं होती? तो इस पाठ के अनुसार हम बता सकते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय में होती है। और ये सिर्फ इसी पाठ के अनुसार नहीं बल्कि जीवन के ही अनुसार हम लोग हर कोई जीवन में देखते हैं कि अब मेरा सच्चा मित्र कौन है। इस बात का पता हमें बुरे समय पर ही पता चलता है। बुरे वक्त पे जो हमारे साथ है वही सच्चा मित्र है। अरे अच्छे समय में तो हर कोई आता है। आप शादी विवाह में अगर आप शादी विवाह में आप 10,000 कार्ड, आप 1,000 कार्ड बांटिए, देखिएगा 2,000 व्यक्ति आपके घर खाने के लिए आ जाएगा। लेकिन वही अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अगर आपको ब्लड लेने के लिए या फिर ब्लड मांगने के लिए स्टेटस में डालना पड़ रहा है, फेसबुक में आपको लोग को बोलना पड़ रहा है या फिर आपको या बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो वो कभी सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि आप दुनिया की दिखावा से बचें और क्या कीजिए कि वही लोगों को अपने साथ रखें। या शादी विवाह दावत
हर चीज़ में वही लोगों को बुलाइए जो लोग आपके सच्चे साथी हैं। वैसे लोगों को क्यों बुलाना जो सिर्फ खाने के लिए आए और उस खाने का भी बुराई करके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सच्चे मित्र की पहचान, तो सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? बुरे समय में, जब वो बुरे समय पर हो, उसी समय, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे? क्या दोनों एक साथ मुंह डालते थे, साथ में बैठ जाते थे, या एक हटता तब दूसरा जाता था, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए नाद में जब खली भूसा पड़ता था तो उस समय दोनों के दोनों एक साथ मुंह भी डालते थे और एक साथ बैठ भी जाते थे, और दोनों मतलब जब एक हटाता तो दूसरा भी वहां से हट जाता था। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक ना, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है आपको कि रात को रोटी खाने के बाद दोनों बैल रस्सियां क्यों चबा रहे थे? ठीक ना, जब रात में भैरव की बेटी जब उसे रोटी खिलाती है दोनों बैलों को, तो उस समय दोनों के दोनों बैल खाने के बाद रस्सी चबा रहे थे। ऐसा क्यों? क्या उन्हें रस्सी अच्छी लगती थी, या उसे रस्सी चबाने की आदत थी, रस्सी तोड़ने के लिए, या फिर ताकत मिलती थी? तो रात को रोटी खाने के बाद दोनों बैल रस्सी इसलिए चबा रहे थे क्योंकि वो रस्सी तोड़ करके भागना चाहते थे, ठीक ना। तभी भैरव की बेटी आकर के रस्सी खोल देती है और दोनों बैल भाग जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? ठीक ना, दोनों बैल को काबू में रखने के लिए गया के घर के अंदर क्या सलाह हो रही थी? क्या दोनों के पैर बांध दिया जाए, सींग तोड़ने की, मोटी रस्सी से बांधने की, या फिर नाकों में नाथ डालने की? तो क्या सलाह हो रही थी कि दोनों बैलों के नाक में क्या डाल दिया जाए? नाथ डाल दिया जाए, तभी दोनों बैल को काबू में किया जा सकता है। यही सलाह उसके घर में हो रही थी और यही सुन के वो लोग दोनों भाग जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका कि गांव से क्या अभिप्राय है? ठीक ना, गांव से क्या समझते हैं? कि गांव का मतलब गांव हो गया, रास्ता हो गया, पशुओं के गले में पहनाए जाने वाले रस्सी या फिर गांठ। यहाँ पे गांव है, यहाँ गांव हो गया है, ये क्या है? गांव है, ठीक ना। गांव से क्या अभिप्राय है? तो पशुओं के गले में पहनाई जाने वाली रस्सी को क्या कहा जाता था? गांव कहा जाता था। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42 कि बंधन मुक्त होकर भी वे दोनों चुपचाप खड़ी थी, क्यों? दोनों बैल बंधन मुक्त होने के बावजूद भी चुपचाप खड़े थे, क्यों खड़े थे? क्या उन्हें फिर से पकड़े जाने का डर सता रहा था, या फिर बालिका की चिंता हो रही थी कि ये बालिका हम लोग को खोल दी है तो इसे जैसे ही घर वालों को पता चलेगा इसे मारेगा, इस बात की चिंता सता रही थी, या फिर वहीं रहना चाहते थे, या रोटी नहीं मिलती थी इसके कारण वो लोग नहीं भाग रहे थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि वो दोनों को बालिका की चिंता सता रही थी कि जैसे ही गया को पता चलेगा, भैरव को पता चलेगा तो इसे मारेंगे, ठीक ना। नहीं, गया को पता चलेगा तो मारेंगे, इसलिए वो दोनों नहीं भाग रहे थे वहां से। फिर अगला प्रश्न है आपका कि लड़की ने रात में बैलों से क्या कहा? लड़की ने दोनों बैलों को रात में क्या कहा कि यहीं पे रात भर रुक जाओ, परेशान मत करो हम लोगों को, शांति से आराम करो, या फिर चुपके से यहाँ से भाग जाओ। क्या कहा था लड़की ने दोनों बैलों से? कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, ठीक ना। रोटी खाने के बाद दोनों के रस्सी खोल दिए, रोटी खिलाने के बाद दोनों के रस्सी खोल दिए और बोले कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ। फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि झूरी गाछी कौन था? क्या वो दोनों बैलों के मालिक था, विक्रेता था, कांजी हाउस का कर्मचारी था, या फिर खरीदार था? तो झूरी गाछी कौन था? दोनों बैलों के मालिक का नाम क्या था? झूरी था, ठीक ना। दोनों बैल कौन कौन? हीरा और मोती। हीरा और मोती के बैलों का मालिक कौन था? झूरी गाछी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हीरा और मोती का मालिक कौन था? तो झूरी गाछी था, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ चले गए, ठीक ना। कि पहली बार गया के घर से दोनों बैल भागे और भाग करके कहाँ गए? क्या वे दोनों मटर के खेत में गए, धान के खेत में गए, कांजी हाउस में गए, या फिर झूरी के
घर चले गए। तो दोनों बैल जब पहली बार वहां से भागे थे तो वो भाग करके कहाँ चल गए, झूरी के घर चल गए, और फिर से गया वहां पे गया और फिर से उन दोनों को बांध करके ले करके आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, झूरी के घर गए। दोनों बैल कहाँ चल गए, झूरी के घर चल गए। फिर अगला प्रश्न है कि किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई, झूरी के, कसाई के, गया के, या फिर झूरी की पत्नी के। तो किसके डर से नौकर ने दोनों बैलों की खाने में खली नहीं मिलाई, किसके डर से, तो झूरी की पत्नी के डर से उसने खाने में खली नहीं मिलाई, वह भूसा में खली नहीं मिलाई जब दोनों भाग करके आए थे। फिर अगला प्रश्न है कि पाठ में दीवार गिरना किसका संकेत बताया गया है। इस पाठ में दीवार का गिरना मतलब क्या है, क्या गुलामी के बंधन टूटने का मतलब है, या फिर सहन शक्ति टूटने का, साथ काम करने की शक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाठ में जो दीवार गिरने का मतलब है उसका मतलब है कि गुलामी का बंधन अब टूट चुका है, ठीक ना। दोनों बैल जब दीवार पे जब सींग मार के दीवार को गिरा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि गुलामी का बंधन टूट गया। वो वहाँ पे सिर्फ हीरा और मोती कोई नहीं बल्कि कई सारे और भी जानवर को वहाँ पे कैद करके रखा गया था, ठीक ना। और कई दिनों तक भूखे रहने के कारण मरियल सा हो गए थे। फिर अगला प्रश्न है कि ब्याही हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है, हिरनी का, सिंहनी का, नागिन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्याही हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है, नागिन का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप, नागिन का रूप, ठीक ना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार गधे में किसके गुण प्रकाष्ठ पर पहुंचे। लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण प्रकाष्ठा पर पहुंचे हैं, राजाओं के गुण, अभिनेताओं के गुण, नेताओं के गुण, या फिर ऋषि मुनियों के गुण। तो किसके गुण पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं, ऋषि मुनियों के गुण, ठीक ना। किसके गुण, ऋषि मुनियों के गुण। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी होश में बंधे रहे, ठीक ना। हीरा और मोती दोनों ही कितने दिनों तक कांजी होश में बंद करके रखेंगे, 1 सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन, या फिर 30 दिन। तो दोनों बैल हीरा और मोती कितने दिनों तक कांजी होश में बंद रहे, 10 दिन तक, ठीक ना। कितने दिन बंद रहे, 10 दिन तक। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि पशु बांधने की रस्सी को हम क्या कहते हैं। पशु बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है, पघिया, पघा, पघिया, या फिर पगिहया। क्या कहा जाता है, तो पघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पघया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया। जब झूरी दोनों बैलों को देखी तो वो देखते ही क्या किया, क्या गया को फिर से बुलाया, या फिर रस्सी से बांध दिया, उन्हें खाने को दे दिया, या फिर दोनों को गले से लगा लिया। तो जैसे ही झूरी अपने दोनों बैलों को देखा तो उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने दोनों बैलों को अपने गले से लगा लिया। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि कांजी हौज से कौन नहीं भागा था, ठीक ना। कांजी हौज से इनमें से कौन नहीं भागा था, भेड़ नहीं भागा, गधा नहीं भागा, भैंस नहीं भागा, या फिर बकरियां नहीं भागी। तो कांजी हौज से कौन नहीं भागा था, गधा नहीं भागा था, ठीक ना। जो सबसे मूर्ख प्राणी है वही वहां से नहीं भागा, बाकी सभी जानवर क्या हो गए, वहां से भाग गए। मतलब अंग्रेजों के जो गुलाम थे उनमें से वही नहीं भागे जो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से गुलाम हो चुके। फिर अगला प्रश्न है कि हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने के लिए चले गए, चना चरने के लिए, मटर, धान, या फिर गेहूं। तो हीरा और मोती दोनों भूख से व्याकुल होकर वो कौन से खेत में घुस गए थे, मटर के खेत में। कौन से खेत में घुसे थे बाबू, मटर के खेत में, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि बछिया के ताऊ
किसे कहते हैं। ठीक ना, प्रश्न क्या है कि बछिया के ताऊ किसे कहते हैं, गधा को, घोड़ा को, बैल को या फिर भैंस को। तो बछिया के ताऊ किसे कहा गया है, बैल को। ठीक ना, बछिया के ताऊ किसे कहा गया है, बैल को कहा गया है। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि झूरी के साले का क्या नाम था। हम बताए थे पहले भी आपको कि झूरी के साले का नाम क्या था, सोहन था, गया था, गंगा था या फिर राजेश था। तो झूरी के साले का नाम क्या था, गया था। ठीक ना, क्या था, गया था। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि बैलों के घर लौटने पर अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया। ठीक ना, बैल जब घर वापस आ गए तो उस समय दोनों का अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया, गया ने, बाल सभा ने, झूरी की पत्नी या फिर झूरी ने। तो जब दोनों बैल घर वापस आ गए थे तो दोनों का अभिनंदन करने का निश्चय कौन किया था, झूरी किया था। ठीक ना, झूरी की पत्नी तो गुस्से में थी कि उसका भाई उन लोगों को ले गया था काम करने के लिए और ये लोग दोनों कामचोर फिर से घर घूमकर आ गए। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि गया के घर से भागे बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक ना, जब वहां से दोनों बैल भाग गए तो यह देख करके झूरी की पत्नी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या वो रोने लगी, खुश हो गई, चारा लाई या फिर जल उठी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो जैसे ही गया के घर से दोनों बैल भाग कर आए थे तो वो जल उठी। ठीक ना, काफी ज्यादा वो क्रोधित हो गई थी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया, क्या बांधकर, खींचता हुआ, गाड़ी में जोतकर या फिर मारता हुआ। तो दोनों बैल को गया किस प्रकार से ले गया था, मारते हुए। ठीक ना, दोनों बैलों को मारते हुए फिर से कहाँ पे ले गया, अपने घर ले गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हमारे जाति का यह धर्म नहीं है। क्या पूछा गया है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, लेखक ने किस जाति की ओर यह संकेत किया है, गधे के लिए, बकरी के लिए, हिरण के लिए या फिर बैल के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए यह वाक्य का प्रयोग हुआ है, बैल के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है बच्चों, बैल के लिए यह वाक्य का प्रयोग हुआ है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यह वाक्य किसके लिए प्रयोग हुआ है, बैल के लिए। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि हीरा मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेल करते करते दौड़ने लगे, खरगोश की तरह, बछड़े की तरह, बच्चे की तरह या फिर हिरण की तरह। तो दोनों ही किस प्रकार से दौड़ने लगे, बछड़े की तरह। जिस प्रकार से छोटा बछड़ा को जैसे हम लोग खोल देते हैं, बछड़ा जिस प्रकार छटपटाते हुए इधर उधर दौड़ता है ना, उसी प्रकार से कौन दौड़ रहा था, हीरा और मोती, जब दोनों भागे थे। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका था, झूरी का, गया का, चौकीदार का या फिर दड़ियल का। तो यह कथन किसका था, दड़ियल का था। ठीक ना, जब दोनों बैल झूरी के पास वापस चले गए तो दड़ियल वो जब लेने के लिए गया और दोनों बैल जब सींग मारने लगे और झूरी वहां से उसे भगा देता है, तब जाके कौन कहता है, दड़ियल कहता है कि थाने में जाके इस चीज का मतलब रिपोर्ट लिखवा दूंगा। ठीक ना, कि वो पैसा दे करके उस दोनों बैल को खरीदा है। फिर अगला प्रश्न है, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, यह कथन किसका है। ठीक ना, जैसे जैसे ही वो लोग दोनों भागे तो फिर यह कथन कौन कहता है कि अगर हम लोग फिर पकड़े जाए तो क्या होगा, यह कथन किसका है, गया का है, बकरी का है, गधा का है, बकरी का है, मोती का है या फिर हीरा का है। तो यह कथन किसका है, हीरा का है। वो मोती से कहता है कि अगर हम लोग फिर से पकड़े गए तो क्या करेंगे। तो क्या कहता है मोती, क्या कहता है कि फिर से भाग देंगे, है ना, ये नहीं कहता है, कुछ और कहता है। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है। यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है, हीरा का, मोती का, झूरी का या फिर गया का। तो यह कथन कौन कहता है, मोती कहता है। किसके लिए, दड़ियल के लिए यह प्रयोग किया जाता है कि यह व्यक्ति छुरी चलाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, वाक्य का भेद है,
ये वाक्य का क्या भेद है? यह संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, ठीक ना। मैं बेचूंगा तभी यह क्या होंगे? बिकेंगे। मैं बेचूंगा तभी यह बिकेंगे। यह कथन यही ना कह रहा है कि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो यानी कि यहाँ पे दो वाक्य जुड़ा हुआ है, मैं बेचूंगा तभी यह क्या होंगे? बिकेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि अंत में हीरा मोती के लौटने पर मालकिन ने क्या किया था? जब हीरा और मोती दोनों ही लौटे थे तब जाके मालकिन ने क्या किया था? क्या वो दोनों के आरती उतारी, या दोनों को बहुत मारा, माथे चूम ले, या फिर चारा पानी दे दिया? तो जब दोनों ही बैल वापस लौट आए तो उसके माथे चूम लिए, ठीक ना। क्या किए? माथे चूम लिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हीरा ने कहा गया के घर से नाहक नाहक भागे, वाक्य का भेद क्या है? क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांजी होश में हाजिरी लेने कौन आया था? कांजी होश में दो वहां पे जानवरों की हाजिरी लेने के लिए कौन आया था? कर्मचारी, झूरी, चौकीदार, या फिर दढ़ियल? तो वहां पे हाजिरी लेने के लिए कौन आया था? दढ़ियल आया था, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था? दोनों की तरफ सांड क्या करते हुए? दौड़ता हुआ, घूरता हुआ, या फिर डौंकता हुआ, घूरता हुआ, दौड़ता हुआ, या फिर डकारता हुआ? तो ये किस प्रकार से आ रहा था? डांकते हुए आ रहा था, दोनों बैल की तरफ, ठीक ना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हीरा मोती एक दूसरे से किस भाषा में बात कर रहे थे? हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मुख भाषा में, या फिर जापानी भाषा में? तो दोनों कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? मुख भाषा में बात कर रहे थे, ठीक ना। कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? मुख भाषा में। फिर आपका अगला प्रश्न है किस स्थिति में हीरा मोती कायर कहलाते? कौन सी स्थिति में हीरा और मोती दोनों कायर कहलाते? क्या वो दोनों सांड पर आक्रमण करते तब उन्हें कायर कहते, या फिर खेत में मटर खा लेते तो कायर कहलाते, सांड से नहीं न डरते तो कायर कहलाते, या फिर सांड से डरकर भाग जाते तो कायर कहलाते? तो जब कोई डर के भागेगा तभी तो उसे कायर कहा जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सांड से डरकर भाग जाते तभी हीरा और मोती क्या कहलाते? कायर कहलाते, ठीक ना। फिर देखिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? हीरा का, मोती का, गया का, या फिर झूरी का? तो यह कथन किसका है? हीरा का, ठीक ना। जब सांड गिर जाता है तो उस पर सींग नहीं चलाना है, यह कथन किसका है? हीरा का है, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों के माथे क्यों चुने? क्या उन्हें भगाना चाहती थी, साथ देखना चाहती थी, अपनी गलती का एहसास हो गया था, या फिर उन दोनों उससे बहुत स्नेह था? तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो क्या कर ली थी? माथा चूम ली थी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का कितना ऑप्शन आप लोग का सही हुआ है। आप लोग साथ में बनाते गए होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका किसका कितना कितना स्कोर आया सो, ठीक ना। फिर